नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में बात रोजगार की। किसी भी युवा को, अधेड़ उम्र वाले को भी एक महज रोजगार की दरकार जरूर रहती है। रोजी रोटी चलती है, घर बार चलता है, बच्चों की शिक्षा होती है, उन्हें स्कूल भेजना होता है, मां बाप के अस्पताल का खर्च है। जिंदगी जीने के लिए आपको एक अदद नौकरी की जरूरत होती है, और यहां पर नौकरी और रोजगार में फर्क भी है। उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। लेकिन आज बेरोजगारी की, रोजगार की बात क्यों? आप जानते ही हैं, 2 दिन पहले चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया। और आज देश के गृह मंत्री अमित शाह पुडुचेरी में थे, और पुडुचेरी में उन्होंने क्या कहा कि पुडुचेरी में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। 75% युवा, 75%, हर 4 में से 3 युवा बेरोजगार हैं। और हम सरकार में आएंगे तो इस बेरोजगारी दर को 40% पर ले आएंगे। तो एक चुनावी रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने हमारे देश की एक कड़वी हकीकत और एक युवा की दुखती नब्ज को टटोला है, वो दबा दी है। बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, लेकिन वो आंकड़ों में कहीं ना कहीं छिपकर रह जाती है। अभी CMIE, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, बेरोजगारी के आंकड़े देता है, और जनवरी के जो आंकड़े दिए उसमें तस्वीर यह उभर कर सामने आई कि 1.25 करोड़ रोजगार सृजित हुए हैं जनवरी महीने में 2021 में दिसंबर 2020 के मुकाबले। 38 करोड़ 88 लाख लोगों के पास रोजगार था देश में, 130 करोड़ के देश में। वो बढ़कर 40 करोड़ 7 लाख हो गया। तो बेरोजगारी दर जो 9.1%, टू बी प्रिसाइज 9.06% थी, वो घटकर 6.5% पर आ गई। तो आम आदमी को लगेगा कि अरे ठीक है, बेरोजगारी तो अब काबू में आ रही है। कोरोना काल, संक्रमण काल, संकट काल में तो ये 30% तक भी बढ़ गई थी। लेकिन अमित शाह कह रहे हैं पुडुचेरी में 75% युवा बेरोजगार हैं। तो असलियत का कहीं खुलासा किया है क्या? और यहां मैं सरकारी नौकरी, एक पक्की नौकरी और रोजगार जिसमें पकोड़े तलना और चाय बनाना भी शामिल करती है सरकार। और मैं डिग्निटी ऑफ लेबर का बहुत सम्मान करता हूं। कोई भी अपनी मेहनत से, किसी भी जरिए से रोजी रोटी कमाए, अपना परिवार चलाए, मैं उन लोगों को सलाम करता हूं। लेकिन हालत यह हो जाए कि एक पढ़ा लिखा युवक भी, एक BA, एक MA, एक PhD भी ये काम करने लगे, उसे एक पक्की नौकरी ना मिले, तो स्थिति, सूरत हाल बहुत ही दुखद है। ये भी एक कड़वी हकीकत है हमारे देश में। अब पुडुचेरी का चुनाव है तो ये बात कह दी गई। आपको ध्यान होगा पिछले साल, अभी 4 महीने पहले की बात है, बिहार में चुनाव हुए, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बना था। तेजस्वी यादव ने कहा 10 लाख सरकारी नौकरी दूंगा। तो जवाब में JDU तो कुछ नहीं बोली, बीजेपी ने कहा हम 19 लाख रोजगार देंगे। तो पक्की नौकरी और रोजगार में भी फर्क आप समझ गए होंगे कि आप निर्भर बन जाइए, खुद मुख्तार हो जाइए, अपना काम करने लगिए। उसे भी आप रोजगार कह सकते हैं, पर वो पक्की नौकरी नहीं है। और पक्की नौकरी की बात मैं क्यों कर रहा हूं? अभी सितंबर में ही छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, उसकी एक वानगी आपको बताता हूं। स्कूल शिक्षा विभाग ने अंग्रेजी माध्यम के 3 स्कूलों के लिए शिक्षक, क्लर्क और चपरासी समेत 70 पदों के लिए वो आवेदन दिए गए, आवेदन मांगे गए। 12 पद अकेले चपरासी के थे, और इसके लिए भी 300 से ज्यादा आवेदन आ गए। आवेदनकर्ता कौन थे? BA और MA, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट लोग, वो चपरासी के पद के लिए भी काम करने को तैयार थे। ऐसा ही एक और राज्य में गार्ड के लिए हुआ।
3 साल पहले की बात है, राजस्थान में एक माली के पद के लिए, सरकारी पद के लिए 17,500 आवेदन आए थे। सत्ता में आने से पहले बीजेपी ने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार हर साल मुहैया कराए जाएंगे। 7वां साल है, तो इस साल मई तक 14 करोड़ रोजगार दिए जाने थे, लेकिन वो आंकड़े नहीं बताए जाते, वो आंकड़े कहीं गोलमोल कर दिए जाते हैं। और सरकारी नौकरियों की बात करूं तो आज की तारीख में देश में 28 लाख पद खाली पड़े हुए हैं। 28 लाख। प्राइमरी सेकेंडरी स्कूलों में अध्यापकों के 10 लाख पद खाली हैं। हमारे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं? मेरा बेटा प्राइवेट स्कूल में जाता है, पढ़ाई लिखाई अच्छी हो रही है। सरकारी स्कूलों में क्या है? यह हमारा देश का भविष्य है। 10 लाख शिक्षकों के पद खाली। सर्व शिक्षा अभियान में मंजूर पदों में से 4,17,000 पद खाली हैं। हम अपने जवानों को सम्मान देते हैं, सलूट करते हैं उनकी बहादुरी को। सीआरपीएफ में 22,746, बीएसएफ में 19,320, एसएसबी में 19,175, आईटीबीपी में 6,398 पद खाली है। रेलवे में नॉन गैजेटेड स्टाफ में 2,50,410 रिक्तियां हैं। पुलिस कर्मियों के 4,43,524 पद खाली हैं, पर इसके बारे में कोई बात नहीं करता। बताया क्या जाता है कि देखिए ट्रकों की सेल बहुत बढ़ गई। ये भी कुछ साल पहले प्रधानमंत्री ने सदन के पटल पर कहा कि देखिए ट्रकों की सेल बढ़ रही है, बसों की सेल बढ़ रही है, ऑटो की सेल बढ़ रही है। तो नए ट्रक, नए ऑटो, नई बसें आ रही हैं, तो एक ड्राइवर की भी जरूरत होगी, एक क्लीनर की भी जरूरत होगी। और ये बताते हुए ये आंकड़ा बताने की कोशिश की गई कि देखिए कितने रोजगार सृजित हो रहे हैं, पर ढाक के वही 3 पात रह जाते हैं। और ये हर सरकार पर, वो विपक्ष की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, सब पर लागू होता है। पैसे की दुहाई दी जाने लगती है कि अभी तो तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है, नए रोजगार कहां से सृजित किए जाएं। धीरे धीरे सरकारी नौकरियां लगातार कम होती जा रही हैं। कहने वाले ये कहते हैं सरकारी नौकरियों पर ही आश्रित क्यों हो, लेकिन वहां पर स्टेबिलिटी दिखती है, सेफ्टी दिखती है। गांव देहात में हमारा एक बड़ा तबका है, वो सरकारी नौकरी को आज भी सलाम करता है, लेकिन नई सरकारी नौकरियां दिखते ही नहीं बनती हैं। पर चुनाव आएंगे तो रोजगार की सब बात करने लग जाएंगे, चुनाव चले जाएंगे तो उसे भूल जाते हैं। क्या यह कड़वी हकीकत है? इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। पहले अमित शाह का बयान सुनिए। बेरोजगारी में देश में नंबर 1 है, जहां 75% से अधिक युवा बेरोजगार है। मैं आज आपको विश्वास दिलाकर जाता हूं, आप भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाइए, ये 75% का जो बेरोजगारी का दर है उसको हम 40% के नीचे लाकर रहेंगे। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, सिर्फ चुनाव में ही क्यों याद आता है रोजगार? सिर्फ चुनाव में ही क्यों याद आता है? और रोजगार के दावों पर कितने गंभीर हैं सियासी दल? चुनाव जीता, खेल खत्म, सरकार बन गई, अब 5 साल के लिए हम सरकार चलाएंगे। क्या ये खेल है? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से आलोक वत्स, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता, वरिष्ठ पत्रकार रही हैं, आर्थिक मामलों पर अच्छा खासा ज्ञान रखती हैं सुप्रिया श्रीनेट, अर्थव्यवस्था को भली भांति समझने वाले, बिहार से ताल्लुक रखते हैं जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन मेरे साथ हैं, आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ सिंह मेरे साथ हैं, और एक और खास मेहमान अमित बसोले, प्रोफेसर हैं अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में और इस देश के रोजगार के मामलों पर फॉरमोस्ट एक्सपर्ट हैं। तो राजीव रंजन, अभी आलोक वत्स का कनेक्शन मुझे कटते हुए दिखा, क्या गाहे बगाहे, बल्कि आलोक वत्स आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुन पा रहा हूं। आलोक वत्स,
आज गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी रैली में दरअसल रोजगार की पोल खोल दी क्या कि पुडुचेरी में 75% युवा बेरोजगार है। वो ये कह रहे हैं, सीएमआई का जनवरी का आंकड़ा है, देश में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की जम्मू कश्मीर में है। 22% वहां बेरोजगारी दर है। त्रिपुरा में 18%, राजस्थान में 17.5%, हरियाणा में 17.5%, गोवा में 16%, दिल्ली में 12.5%, हिमाचल में 11.5%, झारखंड में 11.25%, बिहार में 10.5%। और पुडुचेरी का जो आंकड़ा है, पुडुचेरी का आंकड़ा तो 7.6% का है। तो जो हम ये बेरोजगारी के आंकड़े दिखाते हैं, दरअसल पूरी तस्वीर नहीं बता रहे। क्या आज पूरी तस्वीर की पोल खोल कर दी है क्या अमित शाह ने दरअसल, कि कितनी गंभीर समस्या है बेरोजगारी? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि बेरोजगारी इस देश के लिए एक गंभीर समस्या बनी हुई है। और ये आज का दिन नहीं है, ये पिछले कांग्रेस के समय से ये चला आ रहा है। अच्छा। और पुडुचेरी एक पर्टिकुलर छोटा स्टेट है जहां पर ये समस्या कुछ ज्यादा ही है। तो उन्होंने उस क्रम में वहां कहा कि वहां उद्योग लगेंगे, वहां पर बेरोजगारी की समस्याएं दूर होंगी तो प्रतिशत घट जाएगा। और पूरे राष्ट्र के साथ जोड़ के उसको नहीं देख सकते आप। नहीं, मैं पूरे राष्ट्र के साथ क्यों नहीं जोड़कर देखूंगा। सीएमआई के जो आंकड़े हैं वो कहता है, आंकड़े कहते हैं कि देश में जनवरी में बेरोजगारी दर 6.5% आ गई, और उसमें पुडुचेरी का बताते हैं सीएमआई कि 7.6% है। तो अमित शाह कह रहे हैं 75% है बेरोजगारी दर युवाओं में। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर, जहां आपने 370 हटा दिया था 2019 5 अगस्त को, तो वहां बेरोजगारी कितनी होगी? सीएमआई कहता है 22%, 7.5%, 7.7% वाले पुडुचेरी को गृह मंत्री कह रहे हैं 75% है दरअसल। तो जम्मू में कितना होगा? हरियाणा में 17.5%, वहां आपकी सरकार है। हिमाचल में 11.5%, वहां आपकी सरकार है। बिहार में 10.5%, वहां आपकी सरकार है। फिर तो वहां भी बहुत बड़े आंकड़े होंगे ना बेरोजगारी के। देखिए, बेरोजगारी हर जगह अपना मुंह फैलाए खड़ा है। इसको स्वीकारने में कोई ये नहीं है कि हम इसको स्वीकारते हैं, लेकिन जिस तरीके का काम हो रहा है, जिस तरीके के अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करके आगे की तरफ बढ़ाई जा रही है, आप जीडीपी के संकेत देखिए, वो बढ़ते कितना टाइम लगता है व्यवस्था बनाने में? 7 साल होने वाले हैं आपकी सरकार को। जब 2 करोड़ रोजगार हर साल का वादा था, 14 करोड़ रोजगार मिलने थे, 7 साल में व्यवस्था नहीं बन पाई। आलोक वत्स, 7 साल में व्यवस्था इतनी खराब थी, इतनी बैठी हुई थी, इतनी लचर थी, घुटने पे के भी नीचे जा चुकी थी। उसको पटरी पर लाने के लिए जिस व्यापक तौर पर काम हो रहा है, रोड में, रेल में, हवाई जहाज में, इलेक्ट्रिसिटी में, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके का नहीं पैदा होगा, तब तक रोजगार कहां से पैदा होगा? आज बाहर के निवेश आ रहे हैं, ये निवेश इस तरीके बड़े पैमाने पे आ रहे हैं, ये सब रोजगार को प्रभावित करने वाली चीजें हैं। लेकिन अच्छा, तो ये मतलब आप कह रहे हैं 2014 से पहले बेरोजगारी का ऐसा बुरा आलम था, रोजगार के कोई अवसर ही नहीं मिल रहे थे, उसे दुरुस्त करने में आपको वक्त लगा। पर 2018 में 1973 में बेरोजगारी के आंकड़े हम जुटाने शुरू किए थे। आलोक वत्स, 45 साल के सबसे उछले स्तर पर बेरोजगारी पहुंची थी। 2018 की बात कर रहा हूं, 6.1%। तो 2018 तो 2014 के 4 साल बाद आता है ना, या 2014 से पहले था 2018? नहीं, बाद में था। बाद में था ना? हाँ, बिल्कुल बाद में था। तो बेरोजगारी सबसे ऊंचले स्तर पर 2018 में पहुंची थी ना? देखिए, ये बेरोजगारी एक दिन की समस्या नहीं है। हाँ, ये जब पीछे से व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होती है, तब इसके दूरगामी परिणाम आते हैं। व्यवस्था बिल्कुल बैठ गई थी, स्टेट एक्सचेकर का पैसा घोटालों में जा रहा था। आज कम से कम मोदी के शासन में एक भी घोटाला कोई उजागर नहीं हुआ है। सरकार का कोई भी पैसा किसी गलत हाथ में नहीं जा रहा है। 7 साल में कितनी सरकारी नौकरियां सृजित हुई?
सरकार ये क्यों नहीं बताती? इसके विधिवत पूरे आंकड़े तो मेरे पास नहीं है। नहीं, सरकार ही नहीं दे रही। मेरे पास भी आंकड़े नहीं है, आपके पास कैसे होंगे? मेरे पास भी नहीं है, सरकार ने आंकड़े ही नहीं दिए। तो अभी थोड़ा और सब्र कीजिए। अच्छा। और देखते जाइए कि जिस तरीके से पटरी पर व्यवस्था अर्थव्यवस्था लौटेगी तो हर चीज सुनहरा नजर आएगा। कितने सरकारी नौकरी सृजित हुई ये नहीं बताया। सरकारी नौकरी नहीं है, पर ये 28 लाख नौकरियां, ये जो पद हैं ये खाली पड़े हुए हैं, ये तो भरे जा सकते हैं। इसके पहले इनके तनख्वाह की भी व्यवस्था करनी होगी। अच्छा। सीधे पद भर के और उसको तनख्वाह नहीं देने की स्थिति में हो तो क्या फायदा ऐसा पद भरने तो पुडुचेरी में कर देंगे। पुडुचेरी में सरकार बनते ही तनख्वाहें भी दे देंगे और बेरोजगारी कम कर देंगे। पुडुचेरी एक लचर स्टेट है, एक बिगड़ा हुआ स्टेट है। वहां कुछ नहीं है। वहां पर अगर कुछ भी रोजगार सृजन करना है, कुछ भी उद्योग अगर ले जाएंगे तो वहां रोजगार पैदा होना चालू हो जाएगा। वो बिल्कुल व्यवस्था वहां कुछ है ही नहीं, कुछ छोड़ा ही नहीं पिछली सरकारों ने वहां पे। उस संदर्भ में अमित शाह जी ने कहा है कि यहाँ पर अगर हम सुप्रिया श्री ने पैदा करेंगे तो यहाँ भट्टा बिठा दिया पुडुचेरी का आपकी सरकार ने। 4 में से 3 युवा वहां बेरोजगार हैं। ऐसा है संदीप जी, ये जिस विषय पर आपने आज कार्यक्रम रखा है, अनएम्प्लॉयमेंट, ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। और मेरे अनुसार भारत जैसे युवा राष्ट्र में जहां 65% वर्किंग पॉपुलेशन है और हम विश्व के सबसे युवा राष्ट्र हैं, ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है। तो इस पे पॉलिटिकल पॉट शॉट्स करना और जिस तरह की नासमझी अभी प्रवक्ता जी ने दिखाई है वो करना, मुझे लगता है बड़ा भयंकर साबित हो सकता है। ये बहुत बड़ी आने वाली परेशानी का सूचक है अगर आपके इतने युवा बेरोजगार हैं। मेरी 2-3 बातें हैं। मुझे ऐसा लगता है इतने युवा राष्ट्र में अगर बेरोजगारी इतनी बड़ी तरह से इतना व्यापक रूप ले चुकी है तो सबसे पहले तो सरकार को स्वीकारना पड़ेगा। और तो आप क्यों नहीं स्वीकार रहे? 75% युवा पुडुचेरी में बेरोजगार हैं, तो आपकी सरकार की नाकामी है ना। मैं आपको वो आंकड़े रिपीट नहीं करूंगी जो आपने बिहार के, जो आपने उत्तर प्रदेश के, जो आपने हरियाणा के, जो आपने मध्य प्रदेश के बताए हैं। बेरोजगारी वहां पे बहुत ज्यादा है, वो डबल इंजन की सरकारें हैं उसके बाद भी बेरोजगारी है। मैं वही कह रही हूं कि नैरेटिव जो है ना वो रोजगार के लिए नहीं है, नैरेटिव अभी भी पॉलिटिकल है। 7 साल से सरकार में आप हैं, आप कह रहे हैं सब कुछ इतना बर्बाद था कि अब आप सब नए तरीके से सीधा कर रहे हैं। कभी कभी भाजपा वालों की बातें सुन लो तो लगता है कि 2014 में ही देश आजाद भी हुआ होगा, 1947 में नहीं हुआ होगा। शायद वो ऐसा भी अगली बार कहने लगे। मेरा अपना मानना यह है कि अगर छोटी छोटी नौकरियों के लिए पीएचडी तक अप्लाई कर रहे हैं, वो आपको दिखाता है कि जॉब क्रिएशन इस इकोनॉमी में थम चुका है। जिस तरह का ऑप्टिमिज्म आपको दिखता था इकोनॉमी में वो नहीं दिख रहा है। और ये सरकार ये नहीं समझती कि जॉब कैसे क्रिएट होती है। उसकी तो एक 30 सेकंड में बात कर ली जाए। जब उपभोग बढ़ेगा तब निवेश बढ़ेगा, जब निवेश बढ़ेगा तो जॉब क्रिएट होगी। अगर आपका सबसे बड़ा पहिया 60% ऑफ द जीडीपी इज कंजम्पशन, अगर वही ठप पड़ा रहेगा, आपकी कौन सी जॉब क्रिएट होगी? तो सारी जिम्मेदारी क्या केंद्र सरकार की है? मैंने इसीलिए, एक मिनट सुप्रिया, एक मिनट, छत्तीसगढ़ का मैंने इसलिए उदाहरण दिया। चपरासी की नौकरी के लिए बीई एमबीए डिग्री धारक भी आवेदन कर रहे हैं। 12 चपरासी के पद थे। राजस्थान का मैंने आपको उदाहरण दिया, वहां पर माली के पद के लिए 17,500 लोग लाइन में लग गए। राज्य सरकारों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपने तो तेजस्वी यादव के साथ मिलकर 10 लाख नौकरियों का भरोसा दिया था ना कि सरकार बनते ही साइन कर देंगे। तो मतलब सरकारें, राज्य सरकारें भी चाहें नौकरियां सृजित हो सकती हैं ना। मैं आप उधर का आंकड़ा दे रहे हैं, मैं आपको एक और आंकड़ा दे देती हूं। 62 कुल 62 वैकेंसी थी उत्तर प्रदेश में पुलिस डिपार्टमेंट में, पियोन की, चपरासी की। 90,000 लोगों ने अप्लाई किया था, जिसमें से पीएचडी से 3700, ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स। तो यह दिखाता है कि जॉब्स है नहीं। मेरा अपना मानना है कि नौकरियां जो है वो केंद्र और राज्य सरकारों से मिलकर क्रिएट होंगी।
इसमें केंद्र सरकार का बड़ा रोल होता है। पॉलिसी फॉर्मेशन जो बड़े लेवल पर होता है वो केंद्र सरकार करती है। आप यही देख लीजिए कि अभी का जो बजट आया है उसमें क्या पॉलिसी फॉर्मेशन पे ध्यान दिया गया है। आपके जो गजलिंग सेक्टर्स होते हैं, जीडीपी डेटा बता रहा है, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, होटल हो, टूरिज्म हो, टूरिज्म का बजट 19% काटकर आप कैसे उस सेक्टर को ग्रो करेंगे। ये सब बड़े जॉब गजलिंग सेक्टर्स होते हैं, ये बड़ी बड़ी जॉब क्रिएट करते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर पे कोई ध्यान नहीं है। अभी भी एमएसएमई को लोन पर लोन देने की बात इस बजट में भी करी जा रही है। अरे लोन तो लोग तब लेंगे ना जब निवेश बढ़ेगा, जब कंजम्पशन बढ़ेगा। आप कंजम्पशन बढ़ाने पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? जिस दिन कंजम्पशन बढ़ जाएगा संदीप जी, उस दिन अपने आप स्वतः नौकरियां क्रिएट हो जाएंगी। राज्य सरकारों के सर पर ठीकरा फोड़ने का काम सिर्फ चुनाव के दौरान भाजपा करती है। और ये ना ये खेल, ये जो खेल है ना, एक मिनट राजीव रंजन, सबको एक मिनट सुप्रिया, राजीव रंजन, चुनाव आते हैं, रोजगार कर देंगे जी सृजित, वोट दे दो, उसके बाद भूल जाते हैं। यही कड़वी हकीकत है ना। देखिए, सबसे पहले तो पुडुचेरी को लेकर के मैं कहूंगा कि 138 वर्षों तक फ्रांसीसी उपनिवेश के रूप में रहने के बाद वो 1954 में 1 नवंबर को भारतीय गणराज्य का हिस्सा बना। लेकिन एक औपनिवेशिक शक्ति से मुक्त, एक साम्राज्यवादी शक्ति से मुक्त होने के बाद वो उसका चेहरा इसलिए नहीं बदल पाया कि फिर वो दिल्ली के लिए एक उपनिवेश के शक्ल में ही रहा। आप टूरिज्म में आप गोवा की स्थिति देख लीजिए, राजस्थान की स्थिति देख लीजिए, पुडुचेरी के बीचेस को अगर आप देखें, अगर सही तरीके से टूरिज्म को लेकर के वहां इंफ्रास्ट्रक्चर अगर खड़ा किया गया होता, अगर वहां के टूरिज्म को प्रमोट किया गया होता, तो निस्संदेह रोजगार के अवसर वहां और ज्यादा बेहतर बढ़ सकते थे। और हर राज्य की अलग अलग स्थितियां हैं। मैं ये बराबर कहता हूं कि केंद्र सरकार ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं के जरिए राज्यों पर जो एक तरफा जो सेंटर के मनचाहे स्कीम्स को थोपने की कोशिश की, उससे भी विकास अवरुद्ध हुआ है। अगर राज्यों को सीधे उनके विकास उस निधि को आप सीधे राज्यों को आप हस्तांतरित करते तो स्टेट सेंट्रिक प्रोजेक्ट्स को लेकर के राज्य काम कर पाते। कई अनुपयोगी योजनाओं पर भी राज्यों को आपने पैसा तो दिया, लेकिन उनको भी मैचिंग ग्रांट देना, मैचिंग कंट्रीब्यूशन देना। तो डबल इंजन सरकार है, एक्सचेकर पर भी उसका दबाव। आपकी तो डबल इंजन सरकार है ना राजीव रंजन। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बता दी आपने, पुडुचेरी की, थोड़ी बिहार की बात कर ले। सरकार ने माना था ना चुनाव से पहले 4.5 लाख सरकारी पद रिक्त हैं, फिर 10 लाख का नारा दिया तेजस्वी यादव ने। तो आपने तो कुछ नहीं बोला, बीजेपी बोली 19 लाख रोजगार कर देंगे। हमारे आपकी सरकार है ना, कितने रोजगार सृजित किए 4 महीने में? कि एक अलायंस में अगर किसी एक कंस्टिट्यूएंट ने वायदा किया तो बिहार की सरकार की पहली कैबिनेट में 20 लाख रोजगार सृजित करने के संबंध में सैद्धांतिक तौर पर फैसला ले लिया। सैद्धांतिक फैसला तो ले लिया, जमीन पर कितना उतरा, कितनों को मिले रोजगार? नहीं, सुन लीजिए ना। हाँ। अभी तो ऐसा नहीं होता है। 2 लाख केवल पुलिस बल में रिक्तियां प्रकाशित होने जा रही है, जिसको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आधिकारिक तौर पर अनाउंस कर दिया। हर दिन बिहार के अलग अलग विभागों की रिक्तियां प्रकाशित हो रही हैं और बिहार के दैनिक पत्रों को केवल आप अगर देख लेंगे तो आपको अलग अलग विभागवार रिक्तियों की जानकारी मिल जाएगी। दूसरी तरफ एग्रीकल्चर के रोडमैप पर काम हो रहा है, वहां भी रोजगार सृजित होंगे। 10.5% बेरोजगारी की दर है पुडुचेरी में, 7.7% आपकी 10.5% है देखिए बेरोजगारी दर। बिहार को लेकर सीएमआई का आंकड़ा है जनवरी का। बिहार को लेकर के मैंने आपको कई बार कहा, कभी बिहार को देश के बाकी राज्यों के साथ कंपेयर करके देख लीजिए, और जो कंपैरेटिव जो स्टैटिस्टिक्स हैं, चाहे वो हर 5 ईयर प्लान में प्रति व्यक्ति विकास योजनाओं का निवेश हो, बिहार के क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो का सवाल हो, बिहार के लिए उड़ीसा के किसी एक पोर्ट की मांग का सवाल हो, लगातार बिहार की मांग को अनसुना करने का काम कांग्रेस की सरकारों ने किया। और मैं मानता हूं डबल इंजन आपको कहने का अधिकार है, लेकिन जो स्थितियां थी निसंदेह पिछले 2-3 वर्ष इस केंद्र सरकार विशेष राज्य का दर्जा मांगा करते थे, गला फाड़कर कांग्रेस पर आरोप लगाते थे। आज आपकी डबल इंजन की सरकार चल रही है 2017 से। मैं तो वही कह रहा हूं, राज्य का दर्जा क्यों नहीं ले लेते? बदल रही हैं और हमारी मांगे यथावत आज भी बरकरार है। सरकार तो चित भी मेरी, पत भी मेरी, कांग्रेस की सरकार आपकी, केंद्र में सरकार आपकी, और काम नहीं हो पा रहा है जी।
नहीं, काम तो हो रहा है ना। अभी मैंने आपको क्या बताया, बिहार में संसाधनों के अभाव के बावजूद, शराबबंदी जैसे फैसलों के बावजूद कोषागार को आज एक बड़े फैसले के लिए हम लोगों ने तैयार किया और एक्सचेकर से आज इतने लाखों नियुक्तियों को लेकर के राज्य सरकार ने अगर फैसला अच्छा, लिया, आवेदन आने वाले हैं, तो अभी दिशा में प्रकाशित हम होने वाले हैं। ईमानदार मृत्युंजय कोशिश तिवारी रिस्पॉन्ड कीजिए। 10.5% है बेरोजगारी दर। ये बस एक चुनावी जुमला मात्र है क्या? आप सब लोग इसमें शामिल हैं। चुनाव से पहले रोजगार देंगे, रोजगार देंगे, वोट दे दो, वोट दे दो, फिर भूल जाते हैं। संदीप जी, एक ऐसा मुद्दा है जिसे फुटबॉल बना करके ये उसके ऊपर चारों ओर से खेला नहीं जा सकता है। बेरोजगारी गंभीर मुद्दा है और सबसे पहले आपको पता होना, आप खुद इसके गवाह रहे हैं कि नेता तेजस्वी यादव जी ने बिहार चुनाव में बेरोजगारी को अहम मुद्दा बनाया और ये पहला चुनाव होगा जब बेरोजगारी के मुद्दे पर हम लोगों ने चुनाव लड़ा। और कितना भी हमारे विरोधियों ने भटकाने की कोशिश की, चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की, राम मंदिर, धारा 370 और 3 तलाक, इस तरह के विवादित मुद्दे, लेकिन जनता इसमें नहीं फंसी। आखिरकार हमारे विरोधियों को, बीजेपी को तेजस्वी यादव जी के 10 लाख के रोजगार के जवाब में 19 लाख रोजगार की बात करनी पड़ी। ये हमारी जीत थी। आज पांडिचेरी में जिस तरह से अमित शाह जी, गृह मंत्री जी रोजगार पर बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, वो तो अपनी सरकार की पोल खोल रहे हैं। 7 वर्ष हो गए, 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ? 2014 में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी घूम घूम कर कह रहे थे कि 2 करोड़ लोगों को बेरोजगारी, युवकों को रोजगार देंगे। आप बताइए, उस पर कोई बात ही नहीं हो रही। जब सवाल पूछा जाता है तो कह रहे हैं पकौड़े तले। तो स्वरोजगार को भी आप रोजगार नहीं कह सकते। सरकारी नौकरी की बात तेजस्वी यादव जी ने की थी कि हम पहले कैबिनेट में तो आप कह रहे हैं ना राजीव रंजन, 2 लाख नौकरियों की भर्ती के अभी एड्स आने वाले हैं, विज्ञापन आने वाले हैं अखबारों में। एक अभी विज्ञापन ने आएंगे। अभी तक तो सदन में लगातार तेजस्वी यादव जी सवाल पूछ रहे हैं कि रोड मैप बताइए। बजट सरकार ने पेश किया, कहाँ है रोड मैप? 19 लाख रोजगार का रोड मैप कहाँ है? आज विधान परिषद में 100 पदों पर रिक्तियां जो पद हैं उस पर वैकेंसी आते हैं, उसमें 3 लाख नौजवान अप्लाई करते हैं, उसमें MA PhD किए हुए। जो आप छत्तीसगढ़ का उदाहरण दे रहे थे, तो बिहार में देखिए ना, 100 पदों पर 3 लाख नौजवान अप्लाई कर रहे हैं और उसमें भी सब PhD होल्डर हैं, चपरासी मालिक के पद पर। तो ये स्थिति किसने बनाई? ये तो सरकार की जिम्मेवारी। आप सब लोगों ने बनाई है। इससे सरकार नहीं बच सकती। हमारी तो मांग है, हम तो इस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा तो ये प्राथमिकता है कि पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई, यही तो लड़ाई है। तेजस्वी यादव जी लगातार चुनाव में कह रहे हैं, अभी भी विधानसभा में कह रहे थे कि ये पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई, इसी पर सरकार को काम करना चाहिए। तो हम लोगों की सरकार तो नहीं बनी। अगर बन जाती संदीप जी, तो 10 लाख सरकारी नौकरी नौजवानों को मिलता, बिहार के नौजवानों को। ये आप लोग भी देखते। ठीक है, एक मिनट मैं थोड़ा अभी और क्लैरिटी करवा दूं। एक मिनट अब अमित बसोले को स्क्रीन पर लाइए। अमित, आप एक्सपर्ट हैं इस मामले के। देखिए, मैंने CMIE के ये आंकड़े दिए। CMIE कहता है जनवरी में 1.25 करोड़ रोजगार सृजित हुए हैं। 40 करोड़ 7 लाख लोगों के पास अभी रोजगार है देश में, जो 38 करोड़ 88 लाख था दिसंबर में। और राज्यों के यहां पर जो आंकड़े हैं, पुडुचेरी 7.6% पर है। गृह मंत्री अमित शाह, और वो बहुत ही जिम्मेदार पद पर हैं, आपसे मुझसे ज्यादा इंफॉर्मेशन रहती है, वो कहते हैं कि पुडुचेरी में 75% युवा बेरोजगार हैं। तो सरकारी नौकरी नहीं है, वो कहना क्या चाह रहे हैं? ये CMIE के आंकड़े, ये तो 1/10 है, 1/10 फिगर बता रहा है CMIE का आंकड़ा कि 7.6% लोग बेरोजगार है पुडुचेरी में। अमित शाह कह रहे हैं कि युवा वहां पर 75% युवा बेरोजगार है। जी,
तो इसमें दो बातें हैं समझने की। एक तो है जो औसत दर है बेरोजगारी का, जैसे आप कह रहे थे 7%, 8%, अलग अलग राज्यों के जो औसत दर हैं, इसमें काफी वेरिएशन होता है, मतलब उम्र के हिसाब से और शिक्षित है या नहीं उस हिसाब से काफी आपको अलग अलग दर मिलेंगे। तो जो 75% का नंबर जो है, ये मैं जानता नहीं कि वाकई में ये है कि नहीं, लेकिन अगर समझ ले मान के चलें तो जो शिक्षित युवा हैं उनका हमेशा ही ज्यादा होता है हर राज्य में दर, औसत दर से। तो कहीं अगर 7% औसत है तो 15 या 20% युवा शिक्षित युवा का होगा। और जहां उतना मैं मान सकता हूं, पर यहां पर शिक्षित युवा है या कोई भी कैटेगरी, जब स्टेट की एवरेज है 7.6, तो एक कैटेगरी का 75% हो सकती है। हाँ, ये बहुत ज्यादा लग रहा है, मैं भी कह नहीं सकता क्योंकि मैंने ये आंकड़े देखे नहीं हैं और हमें पता नहीं वो कौन सी कैटेगरी नहीं। के बारे में बात कर रहे हैं, पर वो क्या कड़वी हकीकत बयां कर रहे हैं कि देखिए हम रोजगार को, अब वही पकोड़े तलना, चाय बनाना, स्वरोजगार को भी रोजगार मान लेते हैं। दरअसल देश में सरकारी नौकरी और कितनी भी प्राइवेटाइजेशन, थैचरिज्म, रीगनिज्म की हम बात करते रहे, इट इज नॉट द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट टू बी इन बिजनेस। सरकार मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की तर्ज पर चलेंगे, यानी कि सरकारी नौकरियां कटेंगी। आज भी अधिकांश भारतीय परिवारों में हर कोई चाहता है उसका बेटा या बेटी सरकारी नौकरी मिल जाए, ये एक हकीकत है। और सरकारी नौकरियां तो लगातार सिकुड़ती जा रही हैं। गलत तो नहीं कह रहा मैं अमित? जी नहीं जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसमें भी मैं बस दो बिंदु जोड़ूंगा कि एक तो सरकारी नौकरी और जो निजी नौकरियां हैं, इसके बीच में जो रिश्ता है ये समझने की बहुत जरूरत है कि निजी क्षेत्र में नौकरियों का सृजन तभी होगा जब आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकारी सुविधाएं पहुंचेंगी, और उसके लिए सरकारी नौकरियां जरूरी हैं। तो सरकारी नौकरी से तो कोई छुटकारा नहीं, सरकार चलनी है, उसको लोग ही चलाएंगे और उन लोगों को तनख्वाह भी मिलनी है। ये जो रिक्त पद पड़े हैं, इसका असर निजी क्षेत्र पे भी होता है क्योंकि सेवाएं उपलब्ध नहीं होती। सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सारी सेवाओं के लिए लोग चाहिए और उसके लिए सरकार भी चाहिए। अब दूसरा बिंदु जो है वो है कि सरकार सारी समस्या का हल नहीं है, ये सब लोग मानते हैं। जब निजी क्षेत्र में पक्की आय और नियमित आय मिलना शुरू होगी तो लोग खुद ब खुद उस पर भरोसा करना भी शुरू करेंगे। लोग मैं ये नहीं मानता कि वो सरकार की ही नौकरी करना चाहते हैं, वो पक्की नियमित आय चाहते हैं। और जब निजी क्षेत्र ये सृजन करना शुरू करेगा तब वहां खुद ब खुद लोग आना शुरू करेंगे। पर यहां पर तो आज की तारीख में समस्या ये है, और खास कोरोना काल का भी उसमें इंपैक्ट अगर देखें, सरकारी नौकरियां तो लगातार पिछले 6-7 साल से सिकुड़ रही हैं, कम होती जा रही हैं, और 28 लाख सरकारी पद रिक्त पड़े हुए हैं। वो मैंने आंकड़ा बताया ही है। लेकिन कोरोना काल की मार ये पड़ी कि जो कंपनियां हैं उन्होंने नौकरियों में छटनी की, तनख्वाहें भी काट दी, बॉटम लाइन्स उनकी इंक्रीज हुई है। अब जो, और ये सिद्धार्थ और इलाबोरेट करेंगे, लेकिन वहां पर भी कोई रोजगार के अवसर बहुत ज्यादा मुकम्मल हैं या एकदम अवसर बढ़ रहे हैं, ऐसी स्थिति भी नहीं है अमित। तो युवा के लिए तो डबल वैमी हो रही है। बिल्कुल, कोरोना काल का तो बहुत बात ही अलग है क्योंकि इसके लिए जो बजट में करना चाहिए था, मांग को लेकर के, डिमांड को लेकर के और लोगों की सिंपल आजीविका को लेकर के जो करना चाहिए था, जैसे मनरेगा हुआ, कैश ट्रांसफर हुआ, ये सब नहीं हुआ बजट में। तो इसलिए कोरोना काल की जो स्थिति हुई है, बुरी स्थिति, उसके लिए अभी पर्याप्त सरकार ने कदम नहीं उठाए हैं। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखें, जो बजट का बड़ा पुश था, ज्यादातर वो इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी कंपनियों की हिस्से में जाएगा, जिसको आप कह रहे हैं कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर ने तनख्वाहें काटी हैं और जिनकी बॉटम लाइन बढ़ी है। एमएसएमई सेक्टर की आप बात करें तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पुश उनके लिए बहुत ज्यादा नहीं है और ग्रामीण क्षेत्र में भी कम है। तो इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मल्टीप्लायर इफेक्ट रोजगार पे होता, वो अगर थोड़ा अलग उसका ओरिएंटेशन होता ग्रामीण क्षेत्र की तरफ, छोटे उद्योगों की तरफ, तब जाके आपको निजी क्षेत्र में रिवाइवल दिखता और रोजगार का सृजन भी दिखता। ठीक है, सिद्धार्थ को स्क्रीन पर लाइए। एक मिनट अमित। सिद्धार्थ, जो अमित कह रहे थे, देखिए सरकारी नौकरियां तो मिल नहीं रही, वो सृजित ही नहीं हो रही हैं, वो कम होती जा रही हैं। और प्राइवेट सेक्टर में भी देखिए आंकड़ा, ये आप कह दीजिए, और आंकड़े हैं सीएमआई के, और इन्हीं को मैं कोट करता हूं कि 9.1% से घटकर 6.5% भी आ गई बेरोजगारी दर। लेकिन वो पहले कितनी तनख्वाह पर था, 30,000 की पे था, अब वो क्या 10,000 की पर आ गया है। ये अपने आप में एक सवाल है। और कंपनियों की बॉटम लाइन्स तो इंक्रीज हो रही है ना, कि भाई तनख्वाहें काट दी, नौकरियां
कम कर दी हैं, बॉटम लाइन इंक्रीज हो रही है। तो इस अंधेरे में, और आप भी आज थोड़े से अंधेरे में बैठे हुए हैं, लाइट की प्रॉब्लम मुझे दिख रही है, इस अंधेरे में कोई उम्मीद की किरण दिखती है आपको? नहीं संदीप, उम्मीद पर दुनिया कायम है। और मुझे लगता है कि देखिए अभी जो सडन कोविड के बाद जो इम्पैक्ट हुआ था अर्थव्यवस्था में वो हम सबको पता ही है। तो उसके बाद दोबारा अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही है। और मैं ये मानता हूँ कि देखिए एक बात बड़ी स्पष्ट है कि सरकार सबको तो रोजगार दे नहीं सकती। हमारी जनसंख्या भी बहुत बड़ी है, तो ये भी तो ये बात क्यों नहीं बताती? कोई भी राजनीतिक दल ये बात बताने से गुरेज क्यों करता है? चुनाव आते हैं, अरे हम देंगे 2 करोड़ देंगे, 10 लाख देंगे, फलाना कर देंगे, 75% से घटाकर 40% ले आएंगे। यही तो वादे करके वोट लिए जाते हैं। नहीं संदीप, बिल्कुल मतलब ये एक हकीकत है। देखिए इतनी बड़ी जनसंख्या को कोई सरकार या प्राइवेट सेक्टर अकेले रोजगार दे देगा, ये ऐसा मुमकिन नहीं है। दूसरा, हमारी शिक्षा नीति, मतलब हम हर आदमी जो है डिग्री लेता जाता है, हासिल करता जाता है, और ऑब्वियसली हम उसको मानते हैं कि वो अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है, जो भी है। दूसरा संदीप, तीसरा क्या होता है कि सरकार की तरफ से भी ये कमी है, जो भी रिक्त पद हैं उनको उन्हें जल्द से जल्द भरना चाहिए। लेकिन सरकार की भी मजबूरी है, क्योंकि अर्थव्यवस्था की हालत बहुत अच्छी नहीं है। तो ऑब्वियसली वो भी जो है, हाल फिलहाल में आप देखेंगे कि परमानेंट जॉब की जगह वो कॉन्ट्रैक्ट जॉब की तरफ सरकार ने भी बड़ा कदम उठाया। बहुत बड़े पैमाने पर वो लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पे रख रहे हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हमें एक तो वोकेशनल ट्रेनिंग की तरफ जाना चाहिए, ये, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना चाहिए। दूसरा, मुझे लगता है कि जब अर्थव्यवस्था सुधरेगी या अर्थव्यवस्था एक बार पटरी को, तो हमें ऐसे माकूल जो है माहौल को ऐसा रखना होगा कि जहाँ पे आपके यहाँ निवेश बढ़े, तो अपने आप जो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। ये तो मतलब बहुत लंबी चेन हो गई ना सिद्धार्थ, देखिए बड़ी लंबी चेन हो गई ना। आप दरअसल वो राज्य सरकारें हो या केंद्र सरकार हो, वो एक शिक्षित युवा को वो क्या कह रहे हैं कि हम कोई गारंटी नहीं दे सकते आपको जॉब की। प्राइवेट सेक्टर भी अपने हिसाब से हायरिंग करेगा, फायरिंग भी करेगा। तो भैया अपना कुछ काम शुरू कर लो, खुद मुख्तार बन जाओ, आत्मनिर्भर बन जाओ, जो काम बन सके वो काम कर लो। यही भरोसा दिया जा रहा है एक शिक्षित युवा को। सुदीप, आज आप देखिएगा कोविड के बाद क्या हुआ है। आज ये हकीकत है, या तो लोगों की तनख्वाहें कम कर दी गई हैं, या आपको ये बोल दिया गया है कि केवल आप जो है हफ्ते में 2 दिन आइए। कई जगह तो ऐसा है जहाँ पे अभी लोगों को बुलाया ही नहीं गया है नौकरी पे। और संदीप, ये हकीकत है कि सबको नौकरी नहीं मिल सकती है, ये हमें समझना होगा। ये अब राजनीतिक पार्टी जो वोट लेने के लिए चाहे वो जो भी कहती हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि हम सब, ये सच्चाई है कि इतने बड़े देश में इतनी बड़ी जनसंख्या को रोजगार नहीं, सबको रोजगार नहीं मुहैया हो सकता है। नहीं, सबको रोजगार नहीं, ज्यादातर लोगों को रोजगार देना ये तो सरकार की जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है। और सरकार किस लिए होती है? नहीं संदीप, नैतिक जिम्मेदारी सरकार की ये है कि एक तो वो जितने लोगों को, जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दे सके वो दे, ताकि ऐसे जो है ऐसा माहौल खड़ा करे जहाँ पे निजी क्षेत्र भी जो है बड़े पैमाने पे लोगों को रोजगार मुहैया कराए। और तीसरा, आपकी वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह की ऐसी व्यवस्था हो जहाँ पे लोग खुद भी अपना स्वयं रोजगार की तरफ भी जो है बढ़े। तो सिर्फ ये मान लेना कि सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है संदीप, मुझे लगता है ये हमारा इस तरह का इंफ्रेंस निकालना भी गलत है। क्योंकि तो हम जो पॉपुलेशन डिविडेंड की बात करते थे सिद्धार्थ, लगातार पॉपुलेशन डिविडेंड, ये युवा देश है, 35 साल से कम उम्र वाले इस देश में 2/3 लोग हैं, और इसी के चलते हम दुनिया में ताकत बनेंगे। यही हमारी मजबूरी या ये हमारी कमजोरी बन रही है क्या? उस पॉपुलेशन डिविडेंड का युवा क्या करेगा अगर उसे नौकरी नहीं मिलेगी? तो आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं मैं मानता हूं संदीप। क्या आज चाइना क्या है? चाइना दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। तो हमें भी शायद आत्मनिर्भर भारत की जो बात हम कर रहे हैं, हम जब ये कह रहे हैं कि हमको जो है हिंदुस्तान को दुनिया के लिए मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो संदीप इस तरह की हमको माहौल बनाना है, और उस पर कुछ थोड़ा बहुत काम शुरू भी हुआ है। तो मुझे लगता है ऐसा नहीं है कि आज अगर हमारे पास पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन है, तो वो हमारे लिए कोई नुकसान है। हाँ, ये जरूर है, नहीं नुकसान भी हो सकता है ना सिद्धार्थ। देखिए, अगर युवा बेरोजगार होगा तो अपराध बढ़ेंगे, लंपटगिरी बढ़ेगी। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर सारे पीएचडी जो करे घूम रहे हैं, उसका एक बड़ा कारण बेरोजगारी भी है कि काम नहीं है, तो फोन के चिपके रहते हैं, अनाप शनाप की अध कचरा ज्ञान अर्जित करते हैं। आलोक वत्स,
गलत तो नहीं कह रहा मैं? आप सही कह रहे हैं। देखिए, दो चीजें मैं के ऊपर ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। पोस्ट कोविड परिस्थितियां में काफी बदलाव आ चुका है। जितने भी लोग पलायन कर गए थे उसमें से अधिकांशतः लोग वापस अपने अपने शहरों में लौट गए और वहां काम उनको मिल रहा है। दूसरी बात कि जो कटौती हुई थी कोविड के समय, वो मजबूरी थी कंपनियों की, चाहे किसी भी तरीके की कंपनी हो, उसकी मजबूरी थी। एकाएक उसके ऑर्डर कैंसिल हुए, खासकर जो एक्सपोर्ट लाइन में थे या जो डोमेस्टिक लाइन में थे उनके भी। लेकिन अब व्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर आ रही है और रोजगार सृजन मेरा हो रहे सवाल हैं। ये है आलोक वत्स, और आपने अभी राजीव रंजन आप जी से सारे राजनीतिक दल, बिहार एक की मिनट बिहार की आलोक बात वत्स, की थी, तो बिहार के आलोक वत्स सुनिए ना, ये तो बहुत सारी आप सफाई देते रहेंगे आज, और ये मैं सुप्रिया से भी यही सवाल पूछूंगा, मृत्युंजय तिवारी से भी और राजीव रंजन से भी। सब राजनीतिक दल आज एक प्रण कर लीजिए मेरे शो पर कि आप चुनाव से पहले चुनावी रैलियों में रोजगार देने का वादा नहीं करेंगे। वोट मांगने के आपके पास और बहुत मुद्दे होते हैं, आप कम से कम ना एक युवा के साथ ये भद्दा मजाक मत करिए। क्या आप ये प्रण लेने को तैयार हैं कि हम चुनावी रैली में रोजगार के वादे नहीं करेंगे? मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये सरकार कतई कभी भी किसी भी हालत में सारे युवाओं को रोजगार मुहैया नहीं करा सकती है। हम ऐसा मत बोलिए ना 2 करोड़ देंगे या 10 लाख देंगे या 19 लाख दे देंगे। मेरा सवाल यह है सुप्रिया, एक मिनट सुप्रिया स्क्रीन पर, सुप्रिया नहीं, सीधा हाँ या ना में बताइए। चारों व्यक्ति हैं। सुप्रिया, प्रण करना बंद कर दीजिए जी, हमें यह भरोसा मत दीजिए, और बहुत मुद्दे हैं उस पर हमारा ध्यान आकर्षित कीजिए। नहीं संदीप जी, मैं इससे बिल्कुल भी डिसएग्री करती हूं, बिल्कुल वाकया नहीं रखती हूं, क्योंकि मुझे लगता है सरकार का नैतिक धर्म है या तो आप रोजगार क्रिएट करिए पब्लिक सेक्टर में, या ऐसा एनवायरनमेंट बनाइए कि 7,000 लोग हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स छोड़ के ना चले जाएं, यहां पर इन्वेस्ट करें, इन्वेस्टमेंट का माहौल बनाइए। सरकार अपनी नैतिक जिम्मेदारी से चाहे हमारी और किसी और की नहीं भाग सकती। मुझे लगता है ये गलत है। मुद्दा राजनीति का रोजगार होना चाहिए, वो मुद्दा नहीं है। आप पॉलिटिशियंस को क्लीन चिट मत दीजिए, बिल्कुल पॉलिटिशियंस को क्लीन चिट नहीं देनी चाहिए। आप मुझे बताइए, यूएस चाइना की ट्रेड वॉर हो रही थी, बाजी कौन मार ले गया? बांग्लादेश और वियतनाम। हमारे जरा इतना बड़ा देश, हम क्या कुछ नहीं कर सकते थे? हम आपस ही में भिड़ते रहे। यहां पर पीयूष गोयल इंपोर्ट कम होने का खुशी मना रहे थे। अरे सच तो यह था कि आप सेक्टर्स आइडेंटिफाई करिए, कौन से सेक्टर्स हैं जो बड़ी नौकरियां, बड़े पैमाने पर नौकरियां क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो एक्सपोर्ट है चाहे वो सर्विसेज है, उसमें तो ध्यान देने की जरूरत है। आप पॉलिटिशियंस को क्लीन चिट देने की तैयारी बिल्कुल मत करिए। नहीं, मैं ये सवाल बड़े दुखी मन से पूछ रहा हूं। एक मिनट राजीव रंजन, एक मिनट राजीव रंजन, मैं दुखी मन से यह सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि एक युवा का देश के भविष्य का भरोसा टूटता है फिर सरकारों पर। सरकार इकबाल से चलती है, तो सरकार बनाने से पहले वो आप हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, बंद कर दीजिए अब ये नाटक कि हम नौकरी देंगे। आप देते तो है नहीं। संदीप जी, मुझे फक्र है कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने कोई ऐसा अविश्वसनीय वायदा नहीं किया जिसको उन्होंने जमीन पर नहीं उतारा। अगर उन्होंने 7 निश्चय कहा, 7 निश्चय उन्होंने जमीन पर उतारा। अगर उन्होंने कहा कि शराबबंदी लागू करेंगे, हम सत्ता में आएंगे, तो लागू उन्होंने किया। बिहार के घर घर तक बिजली पहुंचाएंगे, वायदा किया कि अगर नहीं पहुंचा पाए तो चुनाव में वोट नहीं मांगेंगे। बिजली आज बिहार की जमीनी सच्चाई है। देखिए, हमारा ये मानना है, आसमानी वायदों के जरिए मतदाताओं को लुभाना ये एक बड़ा अपराध है, और इस तरह के अपराध के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि भारतीय निर्वाचन आयोग को जो पोल प्रोमिसेस आप करते हैं उनका भी ऑडिट करना चाहिए। अगर आप सत्ता में आते हैं उन वायदों को लेकर के, 5 वर्षों के कार्यकाल में आप उन वायदों को जमीन पर नहीं उतारते हैं, आपकी रेटिंग होनी चाहिए। अगर केवल आप झूठे वायदों के बल पर सियासत करते हैं तो आपको प्रतिबंधित संगठन बनाया जाना चाहिए। अच्छा। इसलिए कि जो एक तरीका उभर करके आया है, जो असला और हथियार बांटने वाले लोग भी नौकरियों की बात करते थे, जो जंगल राज रोकने वाले लोग थे वो भी नौकरियों की बात करते थे। लेकिन हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने कहा नहीं, जमीन पर नौकरियों की पृष्ठभूमि तैयार कर दी, रोजगार के तो देखिए ये है हालत। चुनाव आ जाते हैं तो
रोजगार का, बेरोजगारी का मुद्दा यकायक सेंटर स्टेज पर आ जाता है। पर कड़वी हकीकत क्या है, और आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आप दर्शक हैं, आसपास आपके घर में, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारों में, दोस्तों यारों में नौकरी का आलम क्या है, रोजगार का आलम क्या है, आप मुझसे भी कहीं बेहतर जानते हैं। लेकिन सरकारें, वो केंद्र हो या राज्य सरकारें हों, इस बात को इतना अनसुना क्यों करते हैं? क्योंकि यही देश का भविष्य है। युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा तो अपराध बढ़ेगा, सामाजिक दूरियां बढ़ेंगी, कुरीतियां बढ़ेंगी, लंपटगिरी बढ़ेगी। तो जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम दुआई देते आ रहे हैं, वही हमारी लायबिलिटी ना बन जाए, डेमोग्राफिक डिविडेंड की जगह डेमोग्राफिक लायबिलिटी में तब्दील ना हो जाए। तो सरकारों को इसके बारे में जरूर सोचना होगा और सोचना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल presented by पतंजलि बिस्किट, एसोसिएट स्पॉन्सर Servocon, India's #1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर, रखे सब कंट्रोल में। साफी नेचुरल ब्लड प्यूरिफायर। LIC हर पल आपके साथ।